बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे आजकल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें आजकल हम सेक्शन 2 जिसमें हम टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस को सीख रहे हैं ताकि अगला एक्ट ऑर्डिनेंस पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम डेफिनेशंस का आज हमारा ऑलमोस्ट चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम सब सेक्शन 42 से स्टार्ट लेंगे। 42 है पर्सन के। पर्सन कौन होता है? कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एओपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है। तो जिसको मीन्स अ पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 80 में इसकी मज़ीद डेफिनेशन हम इसको क्लियरली पढ़ेंगे। लेकिन होता यही है कि इंडिविजुअल पर्सन, एओपी वो भी पर्सन है और कंपनी भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है एज पर दिस ऑर्डिनेंस। सब सेक्शन 42A है PMEX। पीमैक्स क्या है? पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लिमिटेड। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लिमिटेड जो कि फ्यूचर कमोडिटी पे काम करते हैं, वो भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ लाइजन और उसके अंडर रह के, तो ऐसी है जो फ्यूचर कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी इनकॉर्पोरेशन है और कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड है और इज लाइसेंस द रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो काम करती है कि फ्यूचर कमोडिटीज़ में जो काम कर रहे हैं। इसी तरह सब सेक्शन 43 है ऑफ सेक्शन 2 का प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं डिफाइन अंडर सेक्शन 25 में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ऐसे जो है काम होने से पहले जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको हम कहते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 44 है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन ऐसी चीज़ जो रूल्स में प्रिस्क्राइब की गई हो और ऑर्डिनेंस में प्रिस्क्राइब की गई हो, बयान की गई, उसको हम बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। सब सेक्शन 44A है प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर बेसिकली ऐसा ऑफिसर होता है जो किसी एओपी का, कंपनी का ऐसा बंदा जो एफबीआर के साथ लाइजन कर रहा है और एफबीआर को जो लिख रहा है, रिप्लाई दे रहा है, जिसके पास अथॉरिटी होती है उस कंपनी की या एओपी की, उसको बेसिकली प्रिंसिपल ऑफिसर हम कहते हैं। लेकिन फिर भी हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या है। रेफरेंस टू द कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। डायरेक्टर क्लास ए है, उसमें डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट और एनी अदर सिमिलर ऑफिसर जो है वो हो सकता है इसमें प्रिंसिपल ऑफिसर। यहाँ क्लास बी है एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपॉन होम द कमिश्नर हैज सर्व द नोटिस। यानी कि इसकी बेस पे कंपनी की या एसोसिएशनों के कमिश्नर जिसको नोटिस सर्व करता है फॉर ट्रीटिंग हिम एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, वो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 45 है जिसमें प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज़ नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो नहीं होगी तो उसको हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 के तहत रजिस्टर्ड होगी वो प्राइवेट कंपनी होगी। सब सेक्शन 46 है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप रकम किसी में को देते हैं या जमा करवाते हैं, आप दोनों साइड पे हो सकता है कि अगर आप बैंक को में अपनी रकम जमा करवाते हैं तो जो आपने पैसे दिए हैं उसके इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उस पर प्रॉफिट मिलेगा। या बैंक आपको लोन देता है और आप लोन जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक्सपेंस और बैंक के लिए वो प्रॉफिट ऑन डेट होगा। तो ऐसा है कि कोई रकम किसी की मनी यूज़ करने का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। वेयर प्लेज और रिसीवेबल दोनों, क्योंकि मैंने बताया शामिल होते हैं। क्लास ए है एनी प्रॉफिट यील्ड इंटरेस्ट डिस्काउंट प्रीमियम और अदर अमाउंट ओइंग अंडर द डेट अदर दैन द रिटर्न ऑन कैपिटल। यानी कि ये अमाउंट यूज़ करने का होता है, बल्कि इसका ये नहीं होता कि वो बिज़नेस में इन्वेस्ट की और रिटर्न उस कैपिटल में आया, वो इसमें शामिल नहीं है, वो रिटर्न ऑन कैपिटल ही होगा। क्लास बी है एनी सर्विसेज फी आर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इंक्लूडिंग एनी फी चार्जेस इंक्लूडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी विच हैज़ बिन यूटिलाइज। जो क्रेडिट फैसिलिटी की गई है उसके लिए जो पैसे देने हैं उसको इंटरेस्ट है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है, इसकी डिटेल तो हम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसी कंपनी
जिसके मोर देन 50% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हों या पब्लिक के पास हों या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हों या फॉरेन किसी इन्वेस्टर के पास हो, फॉरेन कंपनी के पास हो, तो उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। जैसे कि क्लास ए है, कंपनी विच इज़ नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि एक तो ये है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास उसके मोर देन 50%, नॉट लेस देन 50%, यानी कि एटलीस्ट 50% जो शेयर उनके पास होंगे। दूसरा है कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास उसके शेयर हैं और फॉरेन कंपनी ओन द फॉरेन गवर्नमेंट। या फिर अ कंपनी हुज शेयर आर ट्रेडेड इन द रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है और उसके ट्रेड हो रहे हैं इन द ईयर विच रिमेन लिस्टेड फॉर एट एनी टाइम, जो लिस्टेड रही हो स्टॉक एक्सचेंज में एट द एंड ऑफ ईयर, उसको भी हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ए यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट आर वाइडली अवेलेबल इन द पब्लिक, यानी कि ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इसका यही मतलब है कि वो अवेलेबल हों फॉर द ट्रस्ट अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882, तो वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आएगी। सब सेक्शन 47A है, REIT schemes means the REIT schemes define an real estate investment trust। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस जो हैं 2015 के, उसके तहत जो स्कीम होती है उसको REIT कहते हैं। तो सब सेक्शन 47B है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है RMC, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी मीन्स RMC एज डिफाइंड अंडर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015 में जो के मुताबिक हो गई उसको कहेंगे। इसी तरह रेंटल भी हो सकती है, जैसे कि रियल एस्टेट के लिए तो उसकी रेंटल भी जो रेट स्कीम हो सकती है, वेयर रेंटल रेट स्कीम एज डिफाइंड अंडर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015, वो भी रेंटल के लिए होगी। सब सेक्शन 48 है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो बाय द कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद पार्ट 1 ऑफ द 6th शेड्यूल, जो रिकॉग्नाइज हो उसको हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहते हैं। सेक्शन 49 है, सब सेक्शन 49 है सेक्शन 2 का, रेंट। रेंट मीन एज डिफाइंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 इंक्लूडिंग द अमाउंट ट्रीटेड एज अ रेंट अंडर सेक्शन 16, कि जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं और उस प्रॉपर्टी के मतलब किसी को ऑक्यूपाई कोई करता है उसको यूज़ करने के लिए, तो उसका वो रेंट पे करता है, उसको हम रेंटल इनकम भी जो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसमें आती है, तो उसमें को हम रेंटल कहते हैं, जो कि सेक्शन 15 और 16 में तफसील से हम पढ़ेंगे। सब सेक्शन 49A है, रिपील्ड ऑर्डिनेंस, ये वर्ड अक्सर आया। रिपील्ड ऑर्डिनेंस मीन ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि 1979 है, इससे पिछला जो ऑर्डिनेंस था 2001 से पहले का, उसको हम कहते हैं रिपील्ड एंड ऑर्डिनेंस। मीन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो है रिपील्ड ऑर्डिनेंस है। इस तरह 50 रेजिडेंट कंपनी मीन रेजिडेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 83, के जो मोर देन इधर 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में काम कर रही है, जैसे कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है, तो जो हम सेक्शन 83 में डिटेल से पढ़ेंगे उसको रेजिडेंट कंपनी कहते हैं। इसी तरह एक हमारे पास है रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो कौन होता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल जो होता है ऐसा पर्सन जो पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, उसको सेक्शन 82 में हम पढ़ेंगे कि मोर देन 183 डेज़ वो पाकिस्तान में रहा हो तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है। इसी तरह रेजिडेंट पर्सन भी वो है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है, वो मोर देन सेक्शन 81 में हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पर्सन जो 183 डेज़ से मोर देन 83 डेज़ पाकिस्तान में रहा हो। रेजिडेंट टैक्स पेयर भी वही है जो रेजिडेंट पर्सन होता है, उसको हम रेजिडेंट टैक्स पेयर कहते हैं। सब सेक्शन 54 है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है कि आप किसी भी अमाउंट किसी का नाम इस्तेमाल करने के लिए या किसी की रिसर्च जो है उसका बेनिफिट लेने के लिए या कोई बिज़नेस नेम किसी की गुडविल इस्तेमाल करने के लिए
जो कुछ उसको पे करते हैं उसका नाम इस्तेमाल करने के लिए, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में तो ये है। और लॉ इसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है ये भी हम पढ़ते हैं कि रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड आर पेएबल हाउएवर डिस्क्राइब्स कंप्यूटेड वेदर पीरियोडिकली आर लमसम एज कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन के तौर पे जो इस्तेमाल की जाती है, चाहे लमसम हो या पीरियोडिकल हो, तो उसको रॉयल्टी कहते हैं। किस लिए? क्लास ए कहती है द यूज़ ऑफ राइट टू यूज़ द पेटेंट, यानी कि जो पेटेंट्स हैं उसकी इन्वेंशन है, डिज़ाइन है, मॉडल है, सीक्रेट फार्मूला है, प्रोसेस आर ट्रेडमार्क है, लाइक अ प्रॉपर्टी राइट, तो इसको प्रॉपर्टी राइट की तरह उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं। वो गो के पीरियोडिकल भी हो सकती है, लमसम भी हो सकती है, कि एक ही दफ़ा पे कर दी, अब जब तक आप मर्ज़ी यूज़ करें, या फिर जब तक आप यूज़ कर रहे हैं तो एनुअल इतना पे करेंगे। इसी तरह द यूज़ ऑफ राइट टू यूज़ यानी कॉपीराइट जैसे किसी के इस्तेमाल करते हैं, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग द फिल्म, वीडियो, टेप्स used for the connection with the television tapes and connection or the radio broadcast, but shall not include the consideration for the sale and distribution exhibition of the cinema photographic films, इसमें शामिल नहीं है। तो बाकी को यूज़ करने के लिए जो हम करते हैं तो उसको रॉयल्टी कहते हैं। ये क्लास सी है। द रिसीट्स ऑफ अ राइट रिसीव आर विजुअल इमेज साउंड आर बोथ transmitted by satellite cables, optical fiber and the similar technology in connection with the television, radio and internet broadcast। तो इसको भी हम कहते हैं कि राइट रिसीव किया है हमने किसी की विजुअल का या किसी की साउंड का, जो कि तो इसको भी हम रॉयल्टी पे करते हैं। क्लास डी है द सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस और स्किल्स जो है वो हम किसी की सप्लाई करते हैं, तो इसमें भी होता है। द यूज़ ऑफ राइट टू यूज़ यानी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ करने का अगर हो तो वो भी रॉयल्टी है। द सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंट दैट इज़ एंसिलरी एंड सब्सिडरी टू एनी फर्निश द मीन्स और एनेबलिंग द एप्लीकेशंस फॉर एंजॉयमेंट ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी राइट मैंशनड इन सब क्लास ए थ्रू ई, जो भी इनके राइट्स यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये शामिल है। और द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी राइट रेफर्ड इन सब क्लास ए थ्रू ई, तो ये अगर प्रॉपर्टी के राइट्स उनके इस्तेमाल होते हैं तो ये सब जो है रॉयल्टी के आते हैं कि इसकी हम रॉयल्टी जो इसके बदले में पे करते हैं उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। सब सेक्शन 55 है सैलरी। सैलरी मीन जो एम्प्लॉयमेंट से हमें मिलती है, किसी के सर्विस हम एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय काम करता है तो उसमें सैलरी जो मिलती है उसको सैलरी कहते हैं। इसकी डिटेल जो है डेफिनेशन वो हम सेक्शन 12 में पढ़ेंगे। और शेड्यूल मीन शेड्यूल इन दिस ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कुछ शेड्यूल दिए गए हैं तो वो भी हम तफसील से पढ़ेंगे। इसी तरह सब सेक्शन 57 है स्क्रूटनाइजेशन मीन स्क्रूटनाइजेशन एज डिफाइंड इन एसेट बैक स्क्रूटनाइजेशन रूल 1999 के तहत जो एसेट्स की स्क्रूटनाइजेशन होती है उसको वो है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 58 है शेयर। शेयर होता है बेसिकली आप कंपनी का एक छोटा हिस्सा होता है, जो कंपनी बड़ी कंपनी है उसके जो कैपिटल है उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। तो वो शेयर जो है जनरल पब्लिक को भी बेच दिए जाते हैं और आपस में भी रखे जाते हैं। जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके ट्रेड हो रहे हैं लिस्टेड कंपनी में, वो शेयर जनरल पब्लिक को बेच दिए जाते हैं। मीन ये है कि एक हिस्सा उसके पास होता है, तो अब जब प्रॉफिट आता है तो वो डिवाइड कर दिया जाता है पर शेयर के, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर फिर डिविडेंड पर शेयर कितना दिया जाएगा, तो वो उस जितने शेयर किसी के पास होंगे उतना उसको डिविडेंड दे दिया जाएगा। तो ये इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स द मुदारबा सर्टिफिकेट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशरी इन अ ट्रस्ट इंक्लूडिंग यूनिट इंटरेस्ट। जो ट्रस्ट के बारे में हो तो यूनिट इंटरेस्ट, और शेयर जो है वैसे उसको शेयर कहते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होता है कि जिसके पास वो शेयर हों किसी कंपनी के, तो वो उसका शेयर होल्डर्स होता है। इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स द मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर, द यूनिट होल्डर एंड द बेनिफिशरी ऑफ द ट्रस्ट, और उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। सब सेक्शन 59 है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एक तो बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज होती हैं, फिर दूसरे नंबर पे स्मॉल एंड इंटरमीडिएट इंटरप्राइजेज आती हैं, फिर स्मॉल कंपनीज आती हैं।
तो स्मॉल एंड इंटरमीडिएट एंटरप्राइजेज ऐसी होती है जिसमें एक लिमिट लगा दी गई है कि इसका टोटल टर्नओवर जो है वो तकरीबन 25 करोड़ एनुअल होना चाहिए, एम्प्लॉइज़ इसमें कोई 200 से अबव 250 तक होने चाहिए, और बाकी चीज़ें भी हैं। तो ला इसमें क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं। मीन हु इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एज डिफाइन इन क्लास 4 of subsection 7 of the section 153 of the ordinance of the business turnover of tax year does not exceed 250 मिलियन रुपीज़, यानी कि 250 मिलियन से इसका टर्नओवर जो है वो एक्सीड ना करे, 2.5 करोड़ से टर्नओवर जो है वो एक्सीड ना करे, तो वो उसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कहते हैं। तो इसको मज़ीद हम सेक्शन 153 में भी पढ़ेंगे। और फिर प्रोवाइडेड दैट एनुअल बिजनेस टर्नओवर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज exceeds 250 million rupees, it shall not qualify as small and medium enterprises in the tax year which annual tax exceed for that turnover and subsequent year। के एक प्रोवाइजो दिया गया है कि अगर किसी साल में उसका टर्नओवर जो है वो 2.5 करोड़ से बढ़ जाता है तो फिर उस साल के लिए उसको जो बेनिफिट मिल रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के वो उसे नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह आगे आ जाता है सब सेक्शन 59 ए भी है कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। स्मॉल कंपनी भी ऐसी कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हो। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें स्मॉल कंपनी में यह है कि इसका टैक्स रेट जो है वो 20% होता है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये इसकी सब क्लास हैं। has paid up capital plus undistributed reserves not exceeds the 50 million rupees, यानी कि इसके कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो हैं वो 50 मिलियन से ज़्यादा ना हो, यानी कि 5 करोड़ तक होने चाहिए। और फिर उसके जो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 200 से एक्सीड ना करें, 250, यानी कि 250 से उसके एम्प्लाई ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड ना करें, 250 तक उसके एम्प्लाई होने चाहिए। एज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीड 250 मिलियन, वही जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का है, यानी कि 250 मिलियन या 25 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक कंपनी पहले एग्जिस्ट कर रही है, बड़ी कंपनी है, उसको 2 स्मॉल कंपनीज में बना लिया जाए कि टैक्स का बेनिफिट होगा कि इस पे 20% है और उस पे 29% है, तो उसको स्प्लिट करके 2 हिस्से बना दिए जाएँ। या कोई ऐसे बाज़-औक़ात होता है कि 2 हमारे पास यूनिट होते हैं, कंपोजिट यूनिट होते हैं, तो कंपोजिट यूनिट को अलग-अलग कंपनी स्प्लिट कर दी जाए, तो ऐसी नहीं है। जो 2005 के बाद रजिस्टर्ड होगी वो होगी और स्प्लिट ना हुई हो। इसी तरह इज़ नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम एज डिफाइंड अंडर क्लास 59A में इसका बताया गया है, जो यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है वो भी स्मॉल कंपनी में नहीं आती। अब सब सेक्शन 59B है स्पेशल जज। मीन अ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 203, जो ऑर्डिनेंस का 203 सेक्शन के ज़रिए जज अपॉइंट किया जाता है उसको हम स्पेशल जज कहते हैं। सब सेक्शन 60 है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्या है। मीन्स अ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एज डिफाइंड अंडर एसेट बैक स्क्रूटनाइज रूल 1999 को जो के तहत जो व्हीकल्स रजिस्टर्ड होती हैं उनको हम स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कहते हैं। 60A है स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन जो है हर ऑफिसर की स्पेसिफाइड होती है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई है, जैसे कि थाने की एक हदूद होती है, इसी तरह से एक हदूद होती है जुरिस्डिक्शन की कि जो किसी ऑफिसर के लिए लॉ में बता दी गई हो कि ये जुरिस्डिक्शन है, वो स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन होगी। मीन जुरिस्डिक्शन विच इज़ कमिटेड ऑटोमेटिकली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अंडर द कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स विद पाकिस्तान के मुताबिक हो तो उसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स अ स्पेकुलेशन बिजनेस एज डिफाइंड एज सेक्शन 19 में हम इसकी तफसील पढ़ेंगे, लेकिन आम तौर पे वर्ड यूज़ किया जाता है जो सट्टे का जो बिज़नेस होता है जिसमें रेगुलरिटी नहीं होती, तो वो है, लेकिन तफसील हम इसकी बाद में आके पढ़ेंगे। सब सेक्शन 61A है स्टॉक फंड मीन्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्टॉक कलेक्टिव पोर्टफोलियो बना के कलेक्टिव जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है और म्यूचुअल फंड है वेयर द इन्वेस्टिबल
funds are invested by way of equity shares in companies to extent of more than 70% of the investment में जिसमें किया जाता है तो उसको स्टॉक फंड कहते हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, सब सेक्शन 62 है, वर्ड हम यूज़ करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड मीन स्टॉक इन ट्रेड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 35। जो ट्रेड के लिए स्टॉक होता है उसको बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। तफसील हम इसकी सेक्शन 35 में पढ़ेंगे। सब सेक्शन 62A है स्टार्टअप। स्टार्टअप का क्या मतलब है, ये आजकल हम अक्सर वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि आईटी के लोग हैं जी, मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ, मैं कनाडा में स्टार्टअप लगा रहा हूँ, मैं वहाँ स्टार्टअप लगा रहा हूँ। अक्सर वर्ड आप ये सुन रहे होंगे स्टार्टअप का, तो वो क्या होता है इसको हम अभी थोड़ा सा तफसील से पढ़ते हैं। इसकी क्लास 1 है, क्या है, ए बिजनेस ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, दैट कमिट्स आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 12, यानी कि अब फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 12 की एक डेट आ गई, उसके बाद कोई जो इंडिविजुअल एओपी या कंपनी है एंड अ पर्सन इंगेज इन इंटेंडेड टू ऑफर अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन, के कौन सा बिजनेस जिसमें टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोडक्ट्स होंगी, वो बिजनेस शुरू कर रहा है। आर द सर्विसेज ऑफ एनी सेक्टर ऑफ द कंपनी प्रोवाइडिंग दैट द पर्सन इज रजिस्टर्ड विद ड्यूली सर्टिफाइड। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन तो देगा और जुलाई 2012 के बाद बिज़नेस जो स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो इनके लिए बड़े टैक्स के बेनिफिट हैं, जितनी भी वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं आईटी सर्विसेज, तो उन पे सिर्फ 1% टैक्स आ रहा होता है। एंड हैज़ टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 मिलियन, 100 मिलियन से कम उसका टर्नओवर हो इन ईच ऑफ द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में 100 मिलियन मीन ये है कि 10 करोड़ से कम का टर्नओवर है, और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है, 1 जुलाई 2012 के बाद शुरू कर रहा है, एओपी है, कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो उसको हम कहेंगे वो स्टार्टअप है। और इसी तरह सब क्लास 2 है, एनी बिजनेस आर अ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज बाई नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट। कोई ऐसा तो इशू कर दिया जाए तो वो भी है जो फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज की उससे अप्रूवल से किया जाए, तो उसको भी हम स्टार्टअप कह सकते हैं। सब सेक्शन 62B है, स्क्रूटनाइज विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम एजेंट, जो कि SWAPS हम जिसको सेंचुरोनाइज जिसको SWAP हम कहते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, मीन अ पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड कलेक्टिव डिडक्टेड विद होल्डिंग टैक्स, जो कि विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर रहा होता है सेंचुरोनाइज विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम का, उसको हम ये कहते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 63 है, जो सारा इस टैक्स के मतलब बता रहा है। उसकी डेफिनेशन आ गई कि टैक्स क्या है, जो इसमें पेनल्टी ली जाती है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, या जो भी टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जो लिया जाएगा उसको हम टैक्स कहेंगे। मीन्स एनी टैक्स इम्पोज अंडर चैप्टर 2 and included any penalty, fee, other charges and sum of amount leviable or payable under this ordinance, कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो लगाया जाता है या पेएबल है, वो सारा जो टैक्स है उसको हम टैक्स कहेंगे। जहाँ भी वर्ड टैक्स आएगा उसमें उसकी पेनल्टीज़ भी शामिल हो सकती हैं, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी हो सकता है। इसी तरह सब सेक्शन 64 है, टैक्सेबल इनकम मीन्स अ टैक्सेबल इनकम एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 9 में हम इसकी तफसील पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी इनकम जिस पे टैक्स लग रहा हो उसको हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे। टैक्स पेयर, ये सबसे अहम चीज़ इस डेफिनेशन सब सेक्शन 66 है। टैक्स पेयर मीन ये है कि वो जिससे टैक्स लेना है, बेसिकली ये सारा लॉ जिसके गिर्द घूमता है वो है टैक्स पेयर, क्योंकि टैक्स पेयर ने देना है, उसी के लिए ये सारे लॉ बन रहे हैं। तो टैक्स पेयर मीन एनी पर्सन हु ड्राइव एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो टैक्स चार्जेबल जिस पे होता है वो है, जिसमें इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एओपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है,
तो एनी इसमें क्लास ए में, बल्कि इसमें और भी कौन शामिल है, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन हु ड्राइव एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। यानी कि एक तो इंडिविजुअल एओपी कंपनी तो होगी, और रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके ड्राइव कर रहा है इनकम, वो भी होगा। एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट कलेक्ट टैक्स अंडर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 के ज़रिए जो विद हेल्ड कर रहा है वो भी इसमें शामिल होगा। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ द इनकम पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, और हर वो बंदा जिसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जिसकी जिम्मेदारी है वो टैक्स पेयर है इसमें। तो अब हम सब सेक्शन 60A है, टैक्स एनवाइस क्या है। टैक्स एनवाइस का हमने सेल्स टैक्स में तो बड़ी डिटेल उसका पढ़ा था कि टैक्स एनवाइस क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें ला के मुताबिक शामिल हैं। इसका भी हम जाके पढ़ेंगे इनकम टैक्स रूल्स में कि एनवाइस जो प्रेस्क्राइब्ड की गई है इनकम टैक्स रूल के मुताबिक जो प्रेस्क्राइब की गई है वो एनवाइस है। जैसे कि सेल्स टैक्स में मैंने बताया था अंडर सेक्शन 23 जो एनवाइस होती है उसमें सीरियली नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम बायर और सप्लायर दोनों का होना चाहिए, गुड्स क्या क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, रेट क्या है, उस पर टैक्स, सेल टैक्स की सारी चीज़ें शामिल उसमें होती हैं, लेकिन इसमें वो सेल टैक्स की ज़ाहिर नहीं होंगी। तो वो टैक्स एनवाइस का कंसेप्ट आप पहले ही काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। टैक्स ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 107 हम पढ़ेंगे। टैक्स ट्रीटीज़ हैं जिसमें हमने इंटरनेशनली मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए टैक्स ट्रीटीज़ किए हुए हैं। वो हम उसकी डिटेल बाद में इसमें जाके पढ़ेंगे, लेकिन यही होता है कि जो इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज़ हैं उनकी बात इधर हो रही है। टैक्स ईयर क्या होता है? टैक्स ईयर स्पेसिफिकली बेसिकली होता तो ये है कि पूरा एक साल जिसमें जो इनकम ड्राइव की गई है वो मुख्तलिफ कैटेगरी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो होता है ज़्यादातर के लिए वो होता है 1 जुलाई टू 30 जून। कुछ के लिए जो है 1 जनवरी टू 30 दिसंबर भी होता है, कुछ के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च भी होता है, मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये है कि पूरा साल जिसमें आपसे टैक्स कलेक्ट करना है उसको कहते हैं मीन अ टैक्स ईयर एज डिफाइंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74 में इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। एंड रिलेशन टू पर्सन इंक्लूड है स्पेशल ईयर, मतलब जैसे मैंने कहा कि किसी का स्पेशल ईयर भी हो सकता है 1 जनवरी टू से, या ट्रांजिशनल ईयर हो सकता है दैट अ पर्सन परमिट टू यूज़ अंडर सेक्शन 74 में हम इसकी तफसील पढ़ेंगे। टोटल इनकम मीन्स द टोटल इनकम एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10 के उसके इनकम के कई हेड हैं, जिसमें जैसे कि हम प्रॉपर्टी इनकम उसकी आ गई, सैलरी इनकम आ गई, कैपिटल गेन आ गया, तो वो सारों को जब टोटल करते हैं हम इनकम टैक्स फाइल करते, रिटर्न फाइल करते हुए, तो उसको टोटल इनकम कहते हैं। लेकिन सेक्शन 10 में हम इसकी डिटेल मज़ीद पढ़ेंगे। इसी तरह सब सेक्शन 70 है, ट्रस्ट मीन्स द ट्रस्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 के ट्रस्ट है और उसके यूनिट ऑफ ट्रस्ट बनते हैं जो हम कुछ पढ़ भी चुके हैं। सेक्शन 70A है टर्नओवर मीन्स द टर्नओवर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 113 में हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। लेकिन टर्नओवर बेसिकली ये है कि सेल है पूरे साल की, जो उसकी टोटल सेल होती है, टोटल सप्लाई उसने कितनी की है, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। अंडरलाइंग ओनरशिप क्या है? मीन्स द अंडरलाइंग ओनरशिप एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 98 में हम पढ़ेंगे इसकी तफसील। यूनिट मीन्स द यूनिट ऑफ ट्रस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कुछ काफ़ी इसके बारे में कि जैसे शेयर्स का डिवाइड किया जाता है इसे यूनिट ऑफ ट्रस्ट को भी किया जाता है। यूनिट ट्रस्ट मीन यूनिट ट्रस्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 80 में, इसको मज़ीद हम पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि लाइक शेयर ये होता है। सेक्शन 73A है अनस्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन। एक तो हमने स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ा कि वो किसी की ज्यूरिसडिक्शन है जो स्पेसिफाई कर दी गई है, ये ज्यूरिसडिक्शन होगी, इससे बाहर नहीं लिखा है। अनस्पेसिफाइड जो अभी तक डिफाइन ना की गई हो, मीन्स द ज्यूरिसडिक्शन विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन, की स्पेसिफाई नहीं की गई तो उसको हम अनस्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। सब सेक्शन 74 है वेंचर कैपिटल कंपनी। वेंचर कैपिटल कंपनी शैल हैव द सेम मीनिंग आर असाइंड देम अंडर द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होता है उनको वेंचर कंपनीज कहते हैं, जो एस्टेब्लिश एंड रेगुलेशन रूल्स 2003 के तहत किए जाते हैं। इसको भी हम तफसील से पढ़ेंगे। तो अब डेफिनेशंस का जो लेक्चर है उसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन सब सेक्शन 75 ऑफ सेक्शन 2 विसल ब्लोअर मीन्स द विसल ब्लोअर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 227B
लेकिन ये हमने पहले भी पढ़ा है, ऐसा बंदा जो FBR को कोई इन्फॉर्मेशन देता है, और इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग देता है कि यहाँ कहीं टैक्स अविजन हो रही है, कोई टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, टैक्स चोरी के मतलब अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है और उस बिहाफ ऑफ पे टैक्स की कुछ रिकवरी होती है, तो फिर उसको कुछ इसमें से रिवार्ड भी मिलता है, तो वो है विसल ब्लोअर। तो ये यहाँ तक हमारा डेफिनेशंस का जो है सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसका सब सेक्शन सेक्शन 3 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड ऑल अदर लॉज, कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो ओवरराइड कर देता है बाकी तमाम कवानीन को। तो ये पढ़ना है तो पहले ये उन पे गालब होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई notwithstanding anything to the contrary constrained any other law for the time being in force। जो दूसरे लॉ हैं उनको ये ओवरराइड करता है। ये सेक्शन 3 सिर्फ इतने के लिए था। इसके आगे आ जाएगा चैप्टर 2 है इसका, चार्ज ऑफ टैक्स, के टैक्स हमने किस तरह चार्ज करना है। तो ये हम अगले इंशाल्लाह चैप्टर में कल से प्रॉपर इसकी स्टार्ट लेंगे कि लॉ किस तरह से चार्ज किया जाता है। ये सारा अभी तक जो हमने पढ़ा है ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, हमने समझा है कि कौन सी डेफिनेशंस हैं। जो सेक्शन 2 होता है उस लॉ को समझने के लिए बेसिकली वो होता है। तो जो अभी तक हमने इनकम टैक्स का पढ़ा है वो बेसिकली आगे जो कल से हमने पढ़ना है उसको समझने के लिए ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो उम्मीद है कि कल से हम उसको समझ भी सकेंगे। अगर आपने इसको अभी तक के लिए सुन लिया है तो आपने खुद सुन लिया है, तो बाकियों के लिए भी आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी सुन लें। तो कल से जब हम चार्ज टू द टैक्स पे आएंगे तो वो चीज़ें समझने में आसानी हो। तो तमाम स्टूडेंट्स जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, CA कर रहे हैं, ACMA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, जो भी टैक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल होंगे। और तमाम FBR के ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे, ताकि वो अपना प्रॉपर टैक्स लगा सकेंगे। और तमाम कंसल्टेंट्स जो हैं नए, स्पेशली नए इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा कि वो भी समझ सकेंगे कि टैक्स क्या है और किस तरह से इसको लगाना है। और फिर सबसे अहम जो मैंने जैसे डेफिनेशन में भी बताया कि टैक्स पेयर जो इटसेल्फ है उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ताकि वो एहतियात से अपना एज़ पर लॉ सारा काम करें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको सीखें और दूसरों को सिखाएं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और लेक्चर्स सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच।